दिन रिकॉर्ड हो जाएगा। गुड मॉर्निंग बोलते हैं, किसी दिन रिकॉर्ड हो जाएगा, लखनऊ पहुंच जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और लोगों के प्लांट क्वांटम थ्योरी बहुत कहानी लिखना नहीं है, ठीक है। प्लांट क्वांटम थ्योरी में ये है कि इन्होंने बताया कि किसी भी बॉडी से जो एनर्जी रेडिएट होती है, पीछे हम लोग पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की रेडिएट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब कॉन्टिन्यूस होती है। इन्होंने बताया दिस कॉन्टिन्यूस होती है और वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट की होती है। इसके ऊपर छोटे छोटे एनर्जी पैकेट 3-4 लाइनें सुनो उसको। छोटे छोटे एनर्जी पैकेट के ऊपर होती है, जिसे लोग क्या क्वांटम करते हैं, जिसे क्या करते हैं क्वांटम करते हैं। So according to this concept, energy radiates from any source, this continuously in form of energy packets known as quantum. In case of sunlight, it is known as photon. In case of sunlight, it is known as photon. Point again from according to this concept, the theory, energy from any source radiate in form of small energy packets. Known as quantum. For sunlight, it is photon. According to this theory, energy from any source radiate in form of small energy packets. यहाँ पर एक कोड जोड़ना पड़ेगा, known as quantum. यहाँ पर this continuously, ये this continuously. तो किसी भी सोर्स से एनर्जी दिस कॉन्टिन्यूस वे में रेडिएट होती है और स्मॉल एनर्जी पैकेट के रूप में रेडिएट होती है। इस स्मॉल एनर्जी पैकेट को लोग क्या करते हैं क्वांटम कहते हैं। लेकिन अगर बात सनलाइट की हो, इसी को लोग
क्या करते हैं, फोटॉन करते हैं, सनलाइट इज फोटॉन। एनर्जी ऑफ एनर्जी पैकेट is directly proportional to frequency. IP यहाँ पर ध्यान देगा E is directly proportional to nu या E equal to ये चीज equal to क्या होता है ये चीज equal to रहेगा इसमें। अच्छा, जो एनर्जी पैकेट निकलेंगे हमेशा होल नंबर में निकलेंगे, मतलब आधा क्वांटम नहीं निकलेगा, 1/2 क्वांटम, 3/2 क्वांटम, ऐसा नहीं, हमेशा क्या होगा, एनर्जी पैकेट emits always in whole number. I is equal to n equal to h e equal to n h n 0.5 अब यहाँ पर C अपॉन लैम्डा, सो यहाँ पर C इक्वल टू क्या लगेगा, n h C अपॉन लैम्डा, ये इसके बारे में सही बताया है क्या? यहाँ पर ये क्या है, और इसकी वैल्यू हो जाएगा 6.626 into 10 power minus 34 जूल सेकंड, जूल सेकंड, ये यूनिट होगी। कुछ क्वेश्चन छोटे-छोटे लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे, भैया ऊपर पर करना लिखेगा, ये सोर्स रेडिएट क्वेश्चन है, एनर्जी या क्वांटम ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, फाइंड its energy, find its energy, wave number, तो एनर्जी में क्या हो जाएगा, इक्वल टू h nu या
626 था, तो 26 को छोड़ दिया गया, काउंट करते समय लोग इतना ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और c कितना हो जाएगा 3 into 10 power 8, और लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा 6000। तो यहाँ पर 6.6 into 10 power minus 32, 3 into 10 power 8, यहाँ पर 6 into 10 power 3 into 10 power minus 10। अब ये कैंसिल हो जाएगा, और 6 से ऊपर कैंसिल कर देंगे तो 1.1, और ये 10 पावर माइनस से बन जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 8 प्लस में और 7 प्लस हो जाएगा 15। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 3 into 10 पावर minus 19, तो 11 3.3 into 10 power minus 19 जूल आ जाएगा, इतना जूल। अच्छा एक चीज और बेटा इधर ना, ये जो जूल आ गया है एक अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कहा जाता, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा जाता, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट नोट करके, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आपसे कहा जाए कि होता 1.6 into 10 power minus 19 इतना होता है। अब अगर एक ध्यान दो, अगर इस वैल्यू से इसको डिवाइड कर दो, ये 16 है ना, 16 दूनी 32, लगभग 2 गुना है, और ये 19 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आपसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो कितना, लगभग 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो सो यहाँ पर 3.3 into 10 power minus 19, यहाँ पर 1.6 into 10 power minus 19 बराबर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये पहला हो गया। दूसरा बेटा, ये पहला पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। दूसरा पार्ट है इसका वेव नंबर, तो वेव नंबर इक्वल टू क्या होता है 1/लैम्डा, तो वेव नंबर इक्वल टू लैम्डा इक्वल क्या है, यहाँ पर 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो यहाँ पर 6000 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 पावर माइनस 10, ऊपर जाएगा तो 10 पावर 10 हो जाएगा 1 इनटू में 6 नीचे रहेगा, 1000 नीचे रहेगा, तो यहाँ पर 10 इनटू 10 पावर 9 कर दिया जाए, 6 इनटू 10 पावर 3 कर दिया जाए, तो 1.66, और ये ऊपर जाएगा तो 10 पावर 6, इतना आ जाएगा, इतना क्या आ जाएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, a 100 watt bulb radiate 100 watt bulb radiate monochromatic light, radiate monochromatic light of wavelength 6,000 ये बुक का क्वेश्चन है, तो बुक वाला हटा देते हो आप, 600 का हटा देता 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर, आप 400 नैनोमीटर, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन emitted from bulb, फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन emitted from bulb। सारे बच्चों ने लिख लिया, लेकिन किसी दिक्कत हुई है, एक बार फिर से समझो।
A 100-watt bulb emitted monochromatic light of wavelength 400 nanometer. Find number of photon emitted. अब क्वेश्चन को हिंदी भाषा में समझ लो। एक 100 वाट का बल्ब है जो 400 नैनोमीटर के वेवलेंथ को इमिट करता है। तो आपको ये बताना है कि कितने फोटॉन इमिट किए गए। इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, मैं बता दूं। इसका कॉन्सेप्ट समझो। आप जैसे हम ये कह रहे हैं कि इस क्लास में हमने 1000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 1000 रुपये क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और प्रत्येक बच्चे को 100 रुपये मिला। तो कितने बच्चों को रुपए मिले? कितने को मिला? 10। ऐसा आपने अपना आपको बता रहे 10 को मिला ना। कैसे मिला है बता दो। कैसे मिला? एक मिनट। तो हम जो बात कर रहे थे आपसे कि आपने क्या किया, 1000 जितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया था बटे एक बच्चे को जितना मिला था। ये तो आपने जब ये किया तो पता चल गया कि कितने बच्चे को मिला था। ये तो ना वही काम यहाँ करना है। पहले तो आपको ये देखना है कि बल्ब ने कितनी एनर्जी दिया है। 100 वाट का बल्ब था तो बल्ब ने कितनी एनर्जी दिया है ये आपको देखना है। बल्ब ने कितनी एनर्जी दिया है ये हमें देखना है, ठीक है। तो 100 वाट का बल्ब है, 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड मतलब 100 वाट है तो 100 जूल एनर्जी आपको मिलेगी। अब एक फोटॉन की एनर्जी निकालो। अब क्या करोगे आप? एक फोटॉन की एनर्जी निकालोगे तो इसको ऊपर कर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? एनर्जी ऑफ बल्ब। यहाँ पर क्या लिखना चल रहा है? एनर्जी ऑफ बल्ब बराबर 100 वाट बराबर 100 जूल पर सेकंड। एनर्जी ऑफ फोटॉन यहाँ पर E इक्वल टू क्या? hc अपॉन लैम्डा। तो ये कितना बेटा? 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 c कितना? 3 इंटू 10 पावर 8। लैम्डा कितना बेटा? 400 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में कितना होता है? 10 पावर माइनस 9 मीटर होता है। तो हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लिया जाए। फिर 2 जीरो हटाएंगे तो यहाँ पर 2 कम हो जाएगा। 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 3 इंटू 10 पावर 8 यहाँ पर 4 इंटू 10 पावर माइनस 7। अब 4 से 6 को कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा ना। यहाँ पर 8 यहाँ पर 4 से कैंसिल करके तो जाएंगे 4 2 बचेगा। 4 6 14 ना 1.65 और ये इंटू 3 भी है और ये ऊपर गया तो 15 हो गया। 10 पावर माइनस 34 यहाँ पर 10 पावर 15 ये हो गया। अब 3 बचे 15 50 ये पूरे 10 की घात 19 जूल आ गया। इसको राउंड अप करके आप 5 मान सकते हो। ध्यान दो, स्कूल लेवल का एग्जाम है तो आप ऐसे लिखोगे। कंपटीशन लेवल में बहुत पॉइंट में कैलकुलेशन नहीं करते हैं, उसको थोड़ा सा राउंड अप कर लेते हैं। हाँ, लेकिन तब ये चालाकी तब लगाइएगा जब जो गैपिंग है ऑब्जेक्टिव के बीच में दूर है, काफी क्लोज है तो आप इस तरह मत करिएगा। तो इसको हम लोग राउंड अप करके कितना मान रहे हैं? 5 मान रहे हैं। तो अगर इसको हम लोग 5 मान रहे हैं तो 5 पूरे 10 की घात 19 जूल
ये मान लो एक प्रोटॉन के पास एनर्जी है, तो कितने प्रोटॉन निकले की एनर्जी कितना हो जाए 100। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इनके हो जाएंगे यहाँ पर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इनके कितना भैया एनर्जी ऑफ बल्ब बोलो बेटा एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, तो कितना भैया 100, यहाँ पर कितना 5 × 10 11 × 19, तो ये 100 कैंसिल करो कितना आ जाएगा 20 और 10 घात ये 19, तो 2.0 × 10 घात 20 प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन निकले होंगे, कितने प्रोटॉन क्या होंगे तब 100 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 3 पॉइंट में। अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किस से एक्सप्लेन करेंगे, किस टूल से एक्सप्लेन करेंगे? प्लांट क्वांटम थ्योरी, इट इज एक्सप्लेन प्लांट क्वांटम थ्योरी, एक्सप्लेन with the help of Planck quantum theory. Explain with the help of Planck quantum theory. ध्यान देना 3 पॉइंट लिखना ज़्यादा नहीं, 3 पॉइंट। एक तो पहला डिफिनेशन लिखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब किसी भी मेटल के सरफेस पर लाइट पड़े और इलेक्ट्रॉन निकले, इस फिनोमेना को क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। तो देखा जाएगा पहले मेटल होता कैसे है, यहाँ पर ध्यान दो, जैसे ये सोडियम मेटल की बात किया जाए तो यहाँ पर ये सोडियम प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस होगा, यहाँ पर कुल 11 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 8 1 2 8 1 11 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल गया ना। ये जो पार्ट बचा है इसको लोग कहेंगे कर्नल, क्या कहेंगे? और इसको कहेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप कर्नल क्या है तो आप कहेंगे रेसिड्यूअल। रेसिड्यू का मतलब होता है शेष, रेसिड्यूअल। यहाँ पर एस आई होगा, एस यू में एस आई, रेसिड्यूअल।
part of atom after removal of valence electron. Residual part of atom after removal of valence electron. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद जो पार्ट शेष बचता है उसको लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कर्नल कहेंगे। जब कोई एटम होता है तो यहाँ पर ध्यान देना, ये कर्नल पॉजिटिव चार्ज कर्नल होता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। ये पॉजिटिव चार्ज कर्नल, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मेटल सरफेस है। तो जब यहाँ पर लाइट पड़ेगी, आपने क्या कहा था? एनर्जी पैकेट। क्या कहा था? एनर्जी पैकेट। अच्छा, एक और चीज बेटा आपको बता दें कि यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज कर्नल है और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आप क्या कहोगे? मैग्नेटिक बॉन्ड कहोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आप क्या करोगे? मेटालिक बॉन्ड करोगे। तो आपको थोड़ा सा बता दें, जब भी कोई चीज जुड़ता है, जब भी कोई चीज जुड़ता है तो एनर्जी निकलती है। अब अगर उसको उतनी ही एनर्जी फिर से दे दिया जाए तो टूट जाएगा। तो इसका मतलब है पॉजिटिवली चार्ज कर्नल जो है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है, अट्रैक्ट कर रहा मतलब जुड़ा हुआ है, तो एक एनर्जी निकलेगी। मान लो 10 जूल एनर्जी निकलेगी। कितना निकल रही है भाई? इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव चार्ज कर्नल के पास आया तो कर्नल इसको क्या किया? अट्रैक्ट किया। तो अट्रैक्ट किया तो 10 जूल एनर्जी निकल गई। अब अगर 10 जूल एनर्जी आप उसको फिर से दे दो तो इलेक्ट्रॉन फिर दूर चला जाएगा। मतलब जितना एनर्जी निकलती है अगर उतनी एनर्जी हम फिर से दे दें तो फिर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन या कोई भी चीज जो जुड़ा था वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट यहीं पे है। आप यहाँ पर ध्यान दो, मान लो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 10 जूल की आवश्यकता है। 10 जूल से जुड़ा था तो एक पैकेट टकराया आगे और 10 जूल एनर्जी मिल गई। मालूम नहीं मिली, 9 जूल मिली, तो क्या निकलेगा? नहीं। कितने पर निकलेगा? 10 जूल। तो वो एनर्जी, मिनिमम एनर्जी जो इसको निकाल सकती है उसको लोग कहेंगे वर्क फंक्शन। क्या कहेंगे? वर्क फंक्शन। मतलब मिनिमम एनर्जी जो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक है उस एनर्जी को लोग कहेंगे वर्क फंक्शन। और वो फोटॉन, मतलब उस फोटॉन की जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए थी, चूंकि अभी आपने कहा कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यही बोला था। तो उस फोटॉन की एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए तभी उतनी एनर्जी मिलेगी। तो मतलब फोटॉन की वो फ्रीक्वेंसी जो इस इलेक्ट्रॉन के निकलने के लिए आवश्यक है उसको लोग क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड वर्ड आप समझ लो, जहां पर भी थ्रेशोल्ड लगा दिया जाए। मान लो हमारे हाथ में एक पेन है, इसका दाम 10 रुपए है, तो ये कहा जाएगा कि इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू 10 रुपए है। मतलब कम से कम कोई भी प्रॉपर्टी या वैल्यू उतना हो जिससे वो प्रोसेस आगे प्रोसीड कर सके। कम से कम जितना हो, मतलब कम से कम जितना उस प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए वैल्यू चाहिए, उस वैल्यू को लोग क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड वैल्यू। अब इस प्रोसेस पे परचेज करना है तो आपके जेब में कम से कम कितना होना चाहिए? 10 होगा तभी परचेज कर पाओगे। 9 है तो परचेज नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू 5 है, 10 है। बात में ना, तो थ्रेशोल्ड वर्ड जहाँ पे जुड़ जाए, हिंदी में देहली कहते हैं, इसका मतलब कि कम से कम उतनी वैल्यू उस कार्य करने के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक है। उस फ्रीक्वेंसी को लोग क्या कहेंगे बेटा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मान लो एक फोटॉन टकराया जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी थी जिससे आपको 10 जूल एनर्जी मिल गई, और 10 जूल एनर्जी चाहिए था, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा?
निकल जाएगा। एक दूसरा प्रोटॉन टकराया जिससे 20 जूल एनर्जी मिल रही है। एक दूसरा प्रोटॉन टकराया जिससे कितनी एनर्जी मिल रही है? 20 या 30 मान लो। अब क्या होगा? एक प्रोटॉन टकराया जिससे 30 जूल एनर्जी मिल रही है। अब क्या कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 13। हाँ हाँ 3। भाई 30 जूल की एनर्जी वाला प्रोटॉन टकरा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 10 जूल चाहिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए? कितने निकलने चाहिए? जितने होंगे सब। हाँ जितने होंगे सब 20-25 होंगे, सब निकल जाएंगे। ये वैसे चीज़ ही निकलना चाहिए हाँ। मिनिमम। हाँ तो फिर जितना होंगे सब का भाई एक के निकलने के लिए 10 चाहिए और जो प्रोटॉन आया टकरा रहा है उससे 30 जूल मिल रही है। इसका मतलब 3 निकलना चाहिए। ये तो हुआ, ये तो हुआ ना। कितना निकलना चाहिए? 3 निकलना चाहिए, लेकिन निकलेगा 1। कभी कांच की गोली आप लोग खेले हो नहीं? खेले हो? ऐसे हम लोग बचपन में खेलते थे, आप लोग खेले हो या देखे तो होंगे ना? खेले होंगे तो कांच की गोली है, उस गोली पर आप खींच के मारो, चाहे जितनी ताकत लगा दो, तो कितनी गोलियां निकलेंगी? उस एक गोली को मतलब एक प्लेस पर जहाँ पे होगी वहाँ से हटने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। कुछ एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी के बराबर अगर आपने एनर्जी दिया तो गोली वहाँ थोड़ा सा हट जाएगी, लेकिन आपने पूरी ताकत से मारा है, तो क्या आप जितनी गोलियां वहाँ पे आसपास में थी सब भाग जाएंगी? कितनी भागेगी? जिससे टकराया था वही तो भागेगी। हाँ ये है कि आपने पूरी ताकत लगा दिया है, तो जो गोली है वो भी क्या होगी? उतनी तेजी से क्या होगी? भागेगी। इसका मतलब उसको हटाने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत थी। अब उससे जो ज़्यादा एनर्जी आपने दिया वो क्या हुआ? उस गोली को दूर भगाने का काम कर रही है, मतलब गोली की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रही है। कि निकलने वाली गोलियों की संख्या बढ़ जा रही है? नहीं बढ़ रही ना। वही सेम चीज़ है कि इसका मतलब ये है कि जो प्रोटॉन टकरा रहा है उसकी एनर्जी कितना होना चाहिए? 10 जूल। तो अगर 10 जूल का प्रोटॉन टकराएगा इससे तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब मान लो 20 जूल वाला टकराया, तो टकरा तो इसी एक ही इलेक्ट्रॉन से रहा है। कैसा है कि 10 इसको दे दिया, 10 इसको दे दिया, एक से ही टकरा रहा ना, इलेक्ट्रॉन तो एक ही निकलेगा, एनर्जी बच जाएगी। जो अतिरिक्त एनर्जी दिया है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगा। जो अतिरिक्त एनर्जी आपने दिया है इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा? काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगा। तो आपसे पूछा जाता है कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाने पर क्या बढ़ता है? निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। आप कहोगे हाँ? कहोगे हाँ? नहीं। फिर क्या बढ़ता है? निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अब आप चाह रहे हो वैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो वैसे ही जैसे 1 इलेक्ट्रॉन निकला था वैसे 3 इलेक्ट्रॉन निकलना है, तो आप क्या करोगे? कितने प्रोटॉन टकराए? 3 टकरा। भाई एक इससे टकराया ये निकला, एक इससे टकराया ये निकला, एक इससे टकराया ये निकला, तो अब कितने प्रोटॉन टकराए? 3। किस जूल के? 10 जूल। तो 10 जूल के अगर 3 प्रोटॉन टकरा रहे हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। एक ही प्रोटॉन 30 जूल का, ध्यान देना, 10 जूल के 3 प्रोटॉन मतलब 10 10 10 30 जूल हो गया। तो 30 जूल अगर 3 लोग लेके टकरा रहे हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अगर 30 जूल एक ही प्रोटॉन लेके टकरा रहा है तो क्या होगा? एक ही इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाना होगा? फोटॉनों की संख्या, अटैकिंग फोटॉनों की संख्या बढ़ाना होगा। और फोटॉनों की संख्या को हम लोग इंटेंसिटी कहते हैं, तीव्रता। क्या कहते हैं? तो बस यही 4 पॉइंट अपने दिमाग में बैठाने हैं। पहले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या? क्या है भैया? लाइट के कोलिजन से मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। इसके लिए जो
फोटॉन कोलाइड कर रहा है उसकी एक न्यूनतम एनर्जी होनी चाहिए जिसे हम लोग थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन कहते हैं, या उसकी एक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिसे हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन की क्या बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी, जबकि तीव्रता बढ़ने पर, इंटेंसिटी बढ़ने पर, फोटॉन की इंटेंसिटी बढ़ने पर क्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की क्या बढ़ती है, संख्या। ये 3-4 पॉइंट ऐसे दिमाग में बैठाया जाता है, रटा नहीं जाता। लिखिएगा, इसको ऊपर कर लें, समझ में आ गई बात ना। चलो emission of electron emission of electron from metal surface collision of photon। अच्छा, अब इससे तो आपको लग रहा होगा ना कि जो लाइट है वो एनर्जी पैकेट के रूप में है, क्योंकि पैकेट ज़्यादा टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेगा, है कि नहीं? तो ये पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है कि एनर्जी पैकेट है या नहीं है, एक्सप्लेन कर रहा है। emission of electron from metal surface on collision of photon, ये ऑफ है, on collision of photon is photoelectric। ये पहला पॉइंट है। For emission of electron photon should have a certain minimum frequency। यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसको क्या कहोगे, सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड and certain minimum energy and certain minimum energy। थ्रेशोल्ड एनर्जी इसको कहेंगे वर्क फंक्शन। अगर आपसे कहा जाए कि वर्क फंक्शन क्या रहेगा, तो किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जिस मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसे क्या कहोगे, वर्क फंक्शन कहोगे, ठीक है। अगला पॉइंट, frequency of photon, kinetic energy of emitted electron increase। Not the number of but on increasing, ये ऊपर तो बढ़ रहा है, intensity of photon, number of emitted electron
लिमिटेड इलेक्ट्रॉन यूज किए। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जबकि बोलो इंटेंसिटी बढ़ाने पर इंटेंसिटी बढ़ाने पर क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। इंटेंसिटी डायरेक्ट आपको ग्राफ का नेचर सब समझ आता हूँ, नहीं तो कैसे हो यहाँ पर ध्यान देना, इसको 10 लाख अगर बढ़ा देते हैं मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो, ये ऐसे लाइन खींचे हैं, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही है, तो किसके बीच में, इंटेंसिटी के बीच में, मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई अगर 10 जूल के 50 प्रोटॉन टकराए तो 50 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो उसमें किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी नहीं। और तीसरा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, तो क्या करोगे आप, अब ध्यान रखना ये 2 पॉइंट पूछता है कि काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर, नंबर कब बढ़ेंगे, इंटेंसिटी बढ़ाने पर, इंटेंसिटी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो कहानी लिखाए थे उसको आप ग्राफ से बता दो, जो कहानी लिखाए थे उसको आप क्या करो, ग्राफ से बता दो, क्या करो, ग्राफ बन गया है, बन गया कि नहीं। चलो अब यहाँ पर ध्यान देना, ध्यान दो, यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ध्यान देना, जैसे 10 जूल एनर्जी चाहिए थी, आपने 15 जूल दिया, तो जो अतिरिक्त एनर्जी दिया वो किस में बदल गई, काइनेटिक एनर्जी में। कितना बदली, कैसे पता चला, 15 से 10 घटाया, 15 से 15 क्या है जो आपने दिया, 10 क्या है जो चाहिए था। तो दिया कितना, ये दिया कितना और चाहिए कितना था, ये
कॉमन ले लो, यहाँ पर एच म्यू माइनस म्यू नॉट, ये क्या हो गया बेटा काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर एच के इक्वल टू क्या बेटा हाफ एम वी स्क्वायर, सो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एच म्यू माइनस म्यू नॉट। यहाँ पर कई बार वेलोसिटी पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, तो मास रख देंगे, बाकी सारी चीज मालूम है, वेलोसिटी आ जाएगी नहीं आ जाएगी। चलो देखो, तो ये था आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में। ऊपर करें इसको भैया, ऊपर करना बेटा पूरे को। चलो अब ये चीज हो गया, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर दे। देखो पहला क्वेश्चन, this whole frequency of a metal threshold frequency of a metal is 7 into 10 power 10, 10 into 7 into 10 power 10 cycles per second, cycles per second या हर्ट्ज यूज कर सकते हो, hz हर्ट्ज। फाइंड इट्स वर्क फंक्शन, फाइंड इट्स वर्क फंक्शन। तो क्या हो जाएगा वर्क फंक्शन इक्वल टू कितना h म्यू नॉट, h कितना 6.6 into 10 power minus 34, यहाँ पर 7 into 10 power क्या 10, बस इसको सॉल्व करो तो 6.6 यहाँ पर कितना into 7, यहाँ पर कितना बेटा 10 power minus 24, 7 6 42, 7 6 42, 4 46, वर्क फंक्शन की यूनिट क्या हो गई जूल। अरे नाम बदल दियो, बाकी चीज तो वही है, तो है नाम बदल दियो ना, बाकी तो वही है। आगे देखिएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मेटल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का अगला क्वेश्चन है, ऑफ अ मेटल इज 7 into 10 power 14 हर्ट्ज, 7 into 10 power 14 हर्ट्ज। if the kinetic energy of photoelectron, if नहीं calculate the kinetic energy of photoelectron, calculate the kinetic energy of photoelectron
emitted. The weight the kinetic energy of photoelectron emitted. When radiation of frequency, when radiation of frequency 1 into 10 power 15 Hz hits the metal, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? वो ये न्यू माइनस क्या, ये न्यू ना देखो, तो ये कॉमन ले लिया, न्यू इनटू न्यू ना, यहाँ पर कितना भैया? ये कितना है? 6.6 into 10 power minus 34. न्यू कितना बेटा? 1 into 10 power 15, और यहाँ पर कितना? 7 into 10 power 14. तो ध्यान में बेटा देखो, ये 1 into 10 power 15 है ना, तो यहाँ पर एक जीरो अगर बढ़ा दें तो ये क्या हो जाएगा? 10 पावर। अच्छा, घातें तभी जुड़ती हैं या घटती हैं जब बराबर हो। जैसे यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ पर 15 है और यहाँ पर क्या है? 14 है, तो आप घटा नहीं सकते। तो फिर इसको हमने एक पावर यहाँ कम करके क्या कर लिया? 10। अब 10 से 7 तो घट जाएगा, है नहीं? यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6.6 और 10 7 में 14 34। और यहाँ पर कितना बेटा? यहाँ पर 10 गुणे 10 की घात 14 माइनस 7 गुणे 10 की घात 14। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये अब यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो क्या करें? 10 घात 14 कामन ले लें। 10 घात 14 क्या किया जाए? कामन ले लिया जाए। 3 में 10 की 5 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6.6 गुणे 10 घात 34 गुणे 10 घात 14, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 माइनस 7 3, ये तो होगा ना? जी सर। अब ये 3 से 18 19, एक अंक के बाद 15 और ये घट जाएगा 20 या 1.98 90 10 घात माइनस 19। क्या काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होती है? सब एक और क्वेश्चन होमवर्क के रूप में देखो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ 300 नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ 300 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर falls on the surface of sodium metal electron is emitted with kinetic energy of 1.68 into 10 power 5 जूल पर मोल, 5 जूल पर मोल। ये ध्यान देना लैंग्वेज पे, पर मोल। अभी तक हम लोग तो बात कर रहे थे एक फोटॉन की, जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। अब अगर ये कहा जाता है 1 मोल की बताओ, तो इसको
needed to remove the electron transport. What is maximum wavelength? क्वेश्चन लीजिए भैया, क्वेश्चन हो गया? यस। चलो ऊपर कर देना पूरे को कर देना। क्वेश्चन एक बार से देखो, ये ध्यान रखना कितने नैनोमीटर का गिर रहा है फोटोन गिर रहा है और यहाँ पर इतनी एनर्जी निकल रही है। ध्यान देना, अब उल्टा दे रहा है। जैसे वहाँ पर हमने 15 रुपये आपको दिया, 5 रुपये का आपने चॉकलेट खा लिया, तो सामान आप कितने का है? 10 का एक हो ना। ये चॉकलेट आपने कितने का खाया? इतने का। जो काइनेटिक एनर्जी चॉकलेट है 300 गिराया, ठीक है, और दिया इतना गया था, तो कितने का सामान आप लाए? 300 ये तो कम है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अब यहाँ पर वो बात करें, चलो यहाँ पर एनर्जी ऑफ रेडिएशन, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जीरो, हाँ, या ये C अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पर 6 × 10⁻⁻⁷ कितना रहेगा? 34C कितना? 3 × 10⁸ और लैम्डा 3300 नैनोमीटर में गया। 300 नैनोमीटर था। यस। 10⁹ अब इसी को सॉल्व कर लो। ये 6.6 यहाँ पर 10⁻⁻34 3 × 10⁸ 3 × 10⁻⁻6। ये 3 एंड 3 को कैंसिल हो गया, ये 7 हो गया 15। तो 6.6 × 10 घात 30 बराबर 6.6 × 10 घात 10 की घात 19। ये इतनी एनर्जी है, इतनी दूर। अच्छा ध्यान देना, ये तो 1 की है मोल, तो मोल में एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटॉन तो कितना हो जाएगा? 6.6 यहाँ पर 6.02 23। तो ये 0 2 2 को छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 39 और 36 3 39 10 की पावर 4 यहाँ पर दशमलव और यहाँ पर 10⁴ 4 या इसको 3.96 × 10 की घात क्या कहते हैं? 5 इतना
जूल पर मोल। जूल पर मोल हो जाएगा। ठीक है, अब एनर्जी निकालने के लिए कितना चाहिए? एनर्जी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या? एनर्जी ऑफ फोटॉन माइनस वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पर एनर्जी ऑफ प्रोटॉन माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन माइनस काइनेटिक एनर्जी कितना है? 3.965 माइनस यहाँ पर कितना बचेगा? 3.68 पीछे कितना दिया गया? 1.68 में 10,05 ही रहा होगा। तो यहाँ पर डिफरेंस है वो 1.28 हाँ 1.28 5 कितना चाहिए? वर्क फंक्शन। अब अगर पर मोल बोल रहा है तो इतना चाहिए। अगर एक फोटॉन की पूछ रहा है तो क्या करेंगे? 6 से डिवाइड कर देंगे। पार्ट टाइम से ये हो गया। पावर 1 फोटॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1.28 न्यूटन पावर यहाँ पर 6 न्यूटन पावर और वेवलेंथ क्या हो जाएगा भैया? मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब क्या हो गया? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। और मिनिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है भाई? यही तो है, ये वर्क फंक्शन वाला ही फ्रीक्वेंसी मिनिमम है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? तो एक सी कितना? सी कितना बेटा? अच्छा ये बताओ, आप ये वैल्यू रखोगे या ये वैल्यू रखोगे? ये तो एक की बताना है ना, मोल की बताना नहीं है, तो आप ये वैल्यू रखोगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? इसे इसको डिवाइड कर दिया जाए। और ये 6 गुणे 10 तो फाइनली जब साल करोगे तो 6.6 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 34 3 गुणे 10 8 एक कितना? 6 गुणे 10 23 और सॉरी यहाँ पर क्या लिखा है? 3.2 8 10 5 और ये क्या लगेगा? 6 गुणे 10 30 इतना एंगल इतना क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करना, बाकी आप और टेस्ट पे करिएगा। ठीक है, अब आज हम थोड़ा सा आपको पढ़ाना चाह रहे थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लेकिन वो हो नहीं पाएगा। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम छोड़ के हम उसको नेक्स्ट लेक्चर पढ़ा देंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, आज हम बोर्स मॉडल पढ़ा देते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे बोर्स मॉडल का एप्लीकेशन और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम
तक करते हैं। अच्छा, एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है, एक क्या होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, वो भी इसी से एक्सप्लेन करते हैं। तो थोड़ा सा 2 लाइन में इसको देख ले रहे हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो यहाँ पर हो जाएगा ये बॉडी which can emit or absorb all type of radiation. Is black body. And radiation from such body is black body radiation. ध्यान रखना, ऐसी कोई भी बॉडी जो सभी तरह के रेडिएशन को इमिट कर सके या एब्जॉर्ब कर सके, उसे क्या कहेंगे, ब्लैक बॉडी कहेंगे। सारे रेडिएशन को इमिट कर दे, सारे को एब्जॉर्ब कर दे, ब्लैक बॉडी है। और ऐसे बॉडी से जो रेडिएशन होता है उसको क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी। बहुत कहानी नहीं सुना रहे हैं, बस वैसे कहानी आपको थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ते हो फिजिक्स में, एक ग्राफ बताना इसलिए थोड़ा सा बता दिए। यहाँ पर ध्यान होता है, जब हम लोग किसी बॉडी को गर्म करते हैं, किसी बॉडी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो जो बॉडी गर्म की जा रही है, आप देखे होंगे उसका कलर गर्म करने के साथ साथ बदलता जाता है। पहले क्या होगा, लाल लाल पीला, फिर ऐसे ऐसे ऑरेंज, मतलब कलर बदलता जाता है। तो कारण क्या है, ध्यान देना, ये इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी, और ये वेवलेंथ, ये T1 है। यहाँ पर 2-3 चीज आपको समझाना है। ये T2 है, T2 इज ग्रेटर देन T1। और ध्यान दो, जो इंटेंसिटी है वेवलेंथ के साथ पहले बढ़ती है, बाद में घटती जाती है। इंटेंसिटी वेवलेंथ के साथ पहले क्या है, बढ़ती है, फिर घटती जाती है। तो एक टाइम ऑफ कर दीजिएगा। ये एक पॉइंट याद रखना है। और ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान रखना, ये मैक्सिमा है। डायग्राम को बढ़िया नहीं बना पाए हैं, सुनो ना। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, ध्यान दो, यहाँ पर ये इसका मैक्सिमा है। थोड़ा सा समझ लीजिए, ये इसका मैक्सिमा है। मैक्सिमा का मतलब टॉप पॉइंट, मैक्सिमा का मतलब टॉप पॉइंट। जब आप एक टेम्परेचर T1 कम है, T2 कम है, ज़्यादा है। यहाँ पर एक लाइन बोलना है हमें कि जब टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो जो मैक्सिमा है वो ओरिजिन की तरफ से शुरू होता है। ये क्या होता है, ओरिजिन। फिजिक्स में कोई ला करके बात है, ग्रीन्स ला ऐसे कुछ करके है। मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, तो ऐसे बोलना पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर maximum shift
किसी भी बॉडी को आप गर्म करते हो तो पहले आपको लाल दिखेगा, फिर आप वो गर्म करोगे पीला, इसी तरह से उसका कलर बदलता रहेगा। अब ध्यान दो, जैसे लाल दिख रहा है तो होता क्या है कि वेवलेंथ हमारे हमें कितने मालूम है, 7 तरह के कलर हो रहे हैं, तो वहाँ पर सारे कलर के वेवलेंथ निकल रहे हैं। याद सुनिएगा, जितने कलर हैं वायलेट, रेड, येलो, ऑरेंज, सारे कलर निकल रहे हैं, लेकिन अब दिख कौन रहा है, लाल, बाकी कौन नहीं दिख रहे हैं। तो इसका कारण ये कि जो दिख रहा है इसका मतलब उस वेवलेंथ की इंटेंसिटी ज़्यादा है। अब ध्यान दो, यहाँ पर पहले ये इंटेंसिटी बढ़ी तो यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम कितनी है, यहाँ पर इसमें, तो इसका मतलब यहाँ पर ये इंटेंसिटी एक विशेष रंग होगा, उस विशेष रंग की इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो जिस विशेष रंग की इंटेंसिटी ज़्यादा वो हमें दिख रहा है और जिसकी इंटेंसिटी कम है वो हमें नहीं दिख रहा है। अब जब टेम्परेचर बढ़ा है तो इधर वेवलेंथ ज़्यादा थी और इधर आओ तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ध्यान देना, ये व्योर पड़ेगा और नहीं पड़ेगा, ये भी व्योर, ये वेवलेंथ इधर बढ़ रही है, इधर वेवलेंथ बढ़ रही है और इधर क्या है, घट रही है। तो मान लो अगर यहाँ पर आपको रेड दिख रहा है तो इधर आप आए तो अब ये छोटी वेवलेंथ हो गई, इधर क्या हो गया, छोटी वेवलेंथ की संख्या बढ़ गई, इंटेंसिटी बढ़ गई। तो इससे छोटी कौन है, ऑरेंज है, इससे छोटा येलो है, फिर ग्रीन है। तो इस तरह से जब टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओगे तो ये जो पीक है ये इधर से होता जाएगा, मतलब छोटी वेवलेंथ की इंटेंसिटी या हिंदी में उसे सीधे कह लो संख्या बढ़ती जाएगी और जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वही दिखेगी। तो पहले बड़ी वेवलेंथ की संख्या ज़्यादा थी तो रेड दिख रहा था, और गर्म किए फिर ऑरेंज की संख्या ज़्यादा हो गई, जहाँ पर ऑरेंज दिखने लगा, और गर्म किए होता येलो की संख्या ज़्यादा हो जाए तो येलो दिखने लगेगा। तो जैसे जैसे आप गर्म करते जाओगे ये इधर से होता जाएगा, ओरिजिन की तरफ से होता जाएगा, मतलब छोटी वेवलेंथ की संख्याएं क्या होती जाएगी, या तीव्रता या इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसलिए आपको कलर क्या होता दिखेगा, चेंज होता दिखेगा। अगर ऐसा ना होता तो फिर आप जैसे लाल दिख रहा था, आप चाहे जितना गर्म करो लाल दिखता, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो ये टेम्परेचर बढ़ाने पर ये जो पीक है इधर से हो जाएगा ओरिजिन की तरफ, मतलब जो छोटी वेवलेंथ है अब उनकी संख्याएं बढ़ती जाएंगी, इसका मतलब कलर बदलता जाएगा। और गर्म किए फिर और छोटी वेवलेंथ निकलने लगी, फिर और गर्म किए और छोटी वेवलेंथ निकलने लगी, तो इस तरह से कलर क्या होने लगा। ये फोटोइलेक्ट्रिक है, इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, T1 इज लेस देन T2 और ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। ये हो गया फोटोइलेक्ट्रिक। अब इसको ऊपर करते हैं, चलो अब आपको पढ़ेंगे बोर्स मॉडल। क्या पढ़ेंगे, बोर्स मॉडल। यहाँ पर 4 पॉइंट लिखने हैं। आज बोर्स मॉडल थोड़ा सा लिखा दे रहे हैं, कल इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ये पढ़ा देंगे, उस पर क्वेश्चन कराएंगे और मतलब कल मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, और उस पर फिर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन कराएंगे। ये अगले लेक्चर का पार्ट रहेगा। तो बोर्स मॉडल में क्या आएगा, यहाँ पर ध्यान दो, बोर्स मॉडल यहाँ पर ध्यान दें, इन्होंने बताया कि जैसे कोई एटम है उसमें सेंट्रल न्यूक्लियस होगा ही, उसके चारों तरफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ, ये देखो। और ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ है इसमें सभी पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं, लेकिन सभी पर लगाते नहीं हैं, केवल उन्हीं पर चक्कर लगाते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम NH/2π होता है। तो लिखिएगा मेन बोर्स मॉडल,
मेन पॉइंट्स आ रहे हैं पहला, there are infinite number of circular parts. Around nucleus. On which electron may revolve. Electron revolve only on those parts which have angular momentum mass of electron, v velocity of electron, r radius of orbit, और n क्या है? दो पॉइंट हो चुके हैं, दो पॉइंट हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ऑन द those parts which have angular momentum NH/2π। यहाँ पर m भी r इक्वल टू NH/2π लिखा गया है। लिख दो भैया, इसको जल्दी लिख दो। आगे बचा क्या? थर्ड पॉइंट है, अच्छा जब इस पाथ पर रिवॉल्व कर रहे होंगे तो एनर्जी ये रेडिएट नहीं करते, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ड्यूरिंग रिवॉल्विंग on such path electron does not radiate energy. So these paths are known as stationary state. Energy level. If electron gets energy from any source, equal to energy difference of two levels. Transferred into higher energy levels.
returning it radiate energy. ये जितना 4 पॉइंट लिखाए हैं, 4 पॉइंट लिखाए ना, इसे केवल 2 क्वेश्चन मिलता है और दोनों क्वेश्चन एक लाइन में आ जाएगा। हमें बता रहे हैं, थोड़ा सा देखना होगा। यहाँ पर ये कहा गया कि अगर किसी सोर्स से एनर्जी मिल जाए तो 2 एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर एनर्जी एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी लेवल जाएगा और फिर लौटेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा। जैसे यहाँ पर ध्यान दो, ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, ये भी सेल है, यहाँ भी सेल है। मान लो यहाँ पर 10 जूल एनर्जी चाहिए, मान लो, होता नहीं है, कुछ और होता है। यहाँ पर 15 जूल या 18 जूल चाहिए, यहाँ पर 20 जूल। अब इन दोनों एनर्जी डिफरेंस का लेवल क्या है? एनर्जी लेवल का डिफरेंस क्या है? 10 और 18 का डिफरेंस कितना है? 8। अब अगर आप 8 जूल ले लेते हो तो यहाँ से ट्रांसफर होकर और इसका और इसका डिफरेंस कितना है? पहले और तीसरे का 10। तो अगर आप 10 ले लेते हो तो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। अगर आप 9 देते हो तब क्या होगा? 9 देते हो, यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे आगे 8 वाले को आगे रुक जाएगा। 8 उसके ऊपर नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से निकले और यहाँ बीच में आके लटक जाएगा, नहीं। 9 दिए हो ना, तो यहाँ से निकलेगा, यहीं पे आके रुक जाएगा और यहाँ से आगे आगे कब बढ़ेगा? जब आप पूरा 10 हो। अगर 7 दिए हो तो यहाँ से निकलेगा, 7 दिए हो तो यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो एनर्जी डिफरेंस वो बता रहा है के बराबर अगर आप एनर्जी दे रहे हो या पा रहा है तभी वो वहां से जंप करेगा, तो भाई जंप। 2 क्वेश्चन जो पूछते हैं, एक तो तीसरा क्वेश्चन है एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला देके वो पूछ सकते हैं कि फार्मूला क्या है, n/2π। इन्होंने 2 प्रॉपर्टी को क्वांटाइज किया था। ये पूछा था व्हिच 2 प्रॉपर्टी वाज क्वांटाइज बाय बोथ। कौन सी 2 प्रॉपर्टी क्वांटाइज किया था बेटा? एक एनर्जी और दूसरा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इन्होंने क्या किया था? n/2π फिक्स किया था। और ये भी बताया कि जब इस सेल में रिवॉल्व कर रहा होगा तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, उसको मतलब उसकी एनर्जी क्या होगी? फिक्स होगी। तो नोट करके लेगा, ही क्वांटाइज, नोट करके, ही क्वांटाइज मतलब बोथ क्वांटाइज, क्वांटाइज एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम। अंडरलाइन कर लेना। एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम। क्वांटाइजेशन का क्या मतलब था? फिक्सेशन। क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है? फिक्सेशन। किसी वैल्यू को एक निश्चित उस पर फिक्स कर देना, किसी प्रॉपर्टी को एक निश्चित वैल्यू पर क्या कर देना? फिक्स कर देना। उसको क्या कहेंगे? क्वांटाइजेशन कहेंगे। जैसे हमने कहा कि आप यहाँ से अगर 9 जूल एनर्जी दे रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपके यहाँ से निकलेगा, इसको क्रॉस करते हुए ये लटक जाएगा, नहीं, वो यही 8 वाले पर रुक जाएगा। इसका ज़्यादा बढ़िया एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, जैसे मेट्रो सिटी जब लोग जाते हैं, टैक्सी वगैरह पर अगर यात्रा करना पड़े, कभी मौका मिले बॉम्बे वगैरह में, तो जैसे यहाँ पर भी हमें जाना है, मान लो कब के कंपनी बाग से बस अड्डा जाना है, तो बस आप पूछते हो भैया चलोगे? बोलेगा हाँ कितना। कई बार पैसा पूछ लेते हो ना कि कितना पैसा लगेगा, तो बताता है 10 रुपये 20 रुपये जो भी बताता है। मेट्रो सिटी में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर केवल एक क्वेश्चन, चलोगे हाँ या ना? अगर हाँ तो बैठ लिया, अगर तैयार हो गए दोनों जाने के लिए, आप चलने के लिए, तो फिर एक मीटर डाउन करेगा, मीटर डाउन करेगा, उसमें 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये कुछ एक किराया आ जाएगा। उसने मीटर डाउन कर दिया, अभी आप बैठे भी नहीं हो, कहते हो ठीक भैया आप चले जाओ, हम किसी और साथ निकल जाते हैं, आपसे 50 रुपये लेगा और बोलेगा आप जाओ। अभी गाड़ी उसकी स्टार्ट भी नहीं हुई है, आप बैठे भी नहीं थे, उसने केवल मीटर डाउन किया था।
अब आपसे 50 रुपये वसूलेगा तब जाने लगेगा। अच्छा, अब आप भी आप निकले उसके वो 50 रुपये दिए तो बैठ के जाएंगे, भाई दिए तो हो ना, तो ठीक हम बैठ के चलेंगे। तो 1 किलोमीटर या कुछ ऐसा उनका फिक्स होता है। जैसे मान लो 999 मीटर तक गए, 999 मीटर तक गए, तुरंत उतर जाओ। अगर वही 1 मीटर आपने फिर क्रॉस किया, किलोमीटर बदला, फिर एक नया किराया आ जाएगा। तो आप ये नहीं कह सकते अरे एक ही कदम तो दूर हमें उतारे हो, मतलब एक कदम पहले कितना लग रहा था 50, एक कदम बाद 75, तो आप कहोगे नहीं यहाँ तो 50 लग रहा है, यहाँ तो 75 लग रहा है, ठीक है। अब चाहे 75 ले लिया तो फिर आप अगले किलोमीटर जाओ, तब बोलना भैया यहाँ उतारना हमें, तो ध्यान रखना है कि किलोमीटर बदलने ना पड़े। तो इसको कहते हैं फिक्सेशन। अब चाहे आप वहीं उतर जाओ तब भी वो आपसे लेगा, चाहे 1 किलोमीटर दूर जाओ तब भी 50 रुपये लेगा, मतलब उस बीच में 50 रुपये लेगा। बात हो ना, ये इसको कहते हैं फिक्सेशन, ठीक है। तो आज की कहानी खत्म करें, चलो इसको आप कर दो। कल आप ध्यान रखिएगा, इस पर अभी आज कहानी सुनाए हैं, ये 2 प्रॉपर्टी एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम जरूर याद रखिएगा। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस पर मेरिट डिमेरिट, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, रेडियस निकालना, वेलोसिटी निकालना, एनर्जी निकालना, ठीक है, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, ठीक है। ये